हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय पाठशाला। मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का पाठशाला पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछले चैप्टर में क्वेश्चंस हुए हैं। ठीक, पिछले चैप्टर में जो आपने पढ़ा है उसी पे जो डिपेंड क्वेश्चंस होंगे उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हम आपको थोड़ा सा क्लास के शेड्यूल्स दिखा देते हैं कि इस समय क्लास के शेड्यूल्स। ओके फ्रेंड्स, कम बैक। तो आपने क्लास का देख लिया होगा शेड्यूल्स। तो हमने क्या बताया अभी आपको कि हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर आपने इसके पहले पढ़ा था, प्रियम्बल उद्देशिका और भारतीय संविधान की विशेषता, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हीं पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि डिपेंड ये नहीं करता कि हमने कितना पढ़ा, डिपेंड ये करता है कि हमने वो पढ़ा जो एग्जाम में आता है कि नहीं। तो हम लोगों ने जो लेक्चर अटेंड किए, हमें उसमें ये भी चेक करना है कि जो बैक में एग्जाम हुए हैं पहले, क्या वो लेक्चर उन एग्जाम में जो है प्रॉफिट कर रहा है। तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना है, हम लोग इसी मुद्दे पे डिस्कस करेंगे अपने स्लॉट में। तो एक एक क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं उसी चैप्टर पे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। ठीक, तो वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्यों। क्या है क्वेश्चन, इंडिया इज कंसोलिडेटेड एज ए रिपब्लिक मेनली बिकॉज, मतलब रिपब्लिक क्यों माना जाता है। हमने आपको बताया था कि रिपब्लिक, ठीक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का क्या मतलब होता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा राज्य, गणतंत्र की बात आप कर रहे हैं, गणतंत्र, रिपब्लिक, गणतंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जहां पर उसका प्रमुख, इसका मुखिया, जो राज्य का हेड है, कंट्री हेड है, वो जनता द्वारा चुना जाए। किसके द्वारा, जनता द्वारा चुना जाए, जनता द्वारा इसका चुनाव हो। तो जब किसी राज्य के मुखिया का, व्हेन any country's head are elected by public, then I call that is a republic. Clear? तो एक ऐसा राज्य जहां का मुखिया जनता द्वारा चुना जाए। तो विकल्प में देखते हैं कि the head of the state is elected। पहला विकल्प इसका सही होगा कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक, तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य का जो प्रमुख है वो क्या होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब ऑफ इंडिया एज, मतलब भारत का संविधान भारत को क्या मानता है। भारत एक फेडरल है, एक यूनियन है। ठीक, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट बनता है कि संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है। इस संघ में ही सबसे बड़ी समस्या है, असली प्रॉब्लम इसी संघ में आती है। क्यों, क्योंकि संघ यूनियन को भी कहा जाता है, यूनियन भी संघ है और फेडरल भी संघ है। ठीक, फेडरल भी संघ है, बट ठीक, भारत फेडरल नहीं है, भारत क्या है, संघ है। इसके अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया शैल बी नेशन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, देयर आर 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है और इसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन का मतलब एक ऐसा संघ है जो विलय का परिणाम है। क्या है, विलय का परिणाम है, मिक्सचर का परिणाम है। तो यहां से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। क्लियर, यूनियन का मीन्स निकल के आता है कि यहां से कोई राज्य, भारत संघ के जो राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ है और यह राज्यों का संघ है, भारतवर्ष है। ठीक, एक महासंघीय राष्ट्र है, तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा, ए यूनियन ऑफ स्टेट। यह क्या है, राज्यों का एक संघ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोड़ा गया। ठीक, द थीम सेकुलर वाज एड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय।
तो मैंने पहले ही बताया था कि आपकी जो संविधान की उद्देशिका है, उद्देशिका, इस उद्देशिका में जिसे आप प्रेम्बल कहते हैं, उद्देशिका में 3 शब्द नए जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द जो नए जोड़े गए? एक है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इसे ही आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, यही है सेकुलर, ठीक, चाहे इसे पंथ निरपेक्ष कहें चाहे धर्मनिरपेक्ष कहें। दूसरा शब्द जोड़ा गया था समानता, क्या जोड़ा गया था? समानता और सोशलिस्ट, और तीसरा है अखंडता, ठीक। ये 3 शब्द नए जोड़े गए थे और ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आंसर में देखते हैं 41st अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, तो क्या है 42nd या 42वें 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? From which constitution of the world the Indian Constitution has adopted the concept of directive principle of state policy? मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? ठीक, तो ये लिया गया है आयरलैंड के सिद्धांत देश से, ठीक, आयरलैंड से लिया गया है। तो इसे कहा जाता है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब मैंने समझाया था। थोड़ा सा डिटेल में अगर इसे समझना चाहें तो डिटेल में मैं इसे बता देता हूं। डीपीएसपी का मतलब होता है कि इसे केटी शाह महोदय ने कहा है कि ये वो चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। मतलब जैसे जैसे सरकार सुविधा संपन्न होगी, जैसे जैसे सरकार के पास व्यवस्थाएं होती जाती हैं, सरकार इन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में लगभग रूप में कन्वर्ट करती जा रही है। इसके साथ साथ ये क्या है? ये वो रूट्स हैं, वो रास्ते हैं, वो उद्देश्य है जो संविधान द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया गया कि आने वाले समय में सरकारें जब अपनी पॉलिसी बनाएंगी, जब अपनी नीतियां बनाएंगी, तो जो डीपीएसपी में बताया गया है इससे वो सीख लेंगी। मतलब इनमें जो बातें बताई गई हैं इनको वो फॉलो करने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो एक ढंग से समझिए कि ये सरकारों का कर्तव्य है, ठीक, आपको मिलने वाला, नागरिकों को मिलने वाला बाद का अधिकार जो भविष्य में मिल रहा है, जैसा कि आर्टिकल 45 में दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान करेगी, और सरकार ने इसे क्या किया? 21A के तहत फंडामेंटल राइट बना दिया। ठीक, तो डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, ठीक, विच द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ इंडिया। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? संविधान की उद्देशिका में प्रेम्बल में लिखा है हम भारत के लोग। क्या लिखा है? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग मतलब, हम भारत के लोग का मतलब होगा भारत की जनता। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता, पब्लिक। ठीक, तो क्या है प्रश्न है आपका कि भारत में राजनीतिक शक्ति का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? तो वो है हम भारत के लोग मतलब जनता। अंतिम शक्तियां जनता में हैं, क्योंकि उद्देशिका में आपके लिखा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक, तो अंतिम शक्तियां कहां है? भारत को संप्रभु कौन बना रहा है? भारत को सुपर पावर कौन बना रहा है? भारत की जनता। भारत की मोस्टली पावर कहां है? भारत की जनता के हाथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक, तो इस क्वेश्चन का उत्तर तो वही बता सकते हैं जिनको पूरी पूरी प्रस्तावना याद है। पूरी पूरी प्रस्तावना जिसको याद है वो इस क्वेश्चन का उत्तर बता सकता है। तो मैं ट्राई करता हूं।
हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इसे अंगीकृत नियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब इसमें से कौन सा शब्द है जो नहीं मिला? न्याय है, भातृत्व है, वयस्क मताधिकार नहीं नजर आ रहा है कि वयस्क मताधिकार इसमें कहीं है। मैंने उद्देशिका पूरी पढ़ी, इसमें कहीं वयस्क मताधिकार मिला जी नहीं। एडल्ट फ्रांसिस नहीं मिला। ठीक, वयस्क मताधिकार की स्थिति नहीं मिली। स्थिति की समानता, तो न्याय भी है, भातृत्व भी है और समानता भी है, जस्टिस भी है, फॉर्मेलिटी भी है और एडल्ट फ्रांसिस भी है। इक्वलिटी नहीं, एडल्ट फ्रांसिस नहीं है, इक्वलिटी ऑफ पोजीशन है, स्थिति की समानता है। तो इसका सही विकल्प होगा तीसरा सी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली? क्या है? फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वाज बोर्ड व्हाइल फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है? संघीय ढांचा, संविधान का ढांचा जिसमें संघीय व्यवस्था है। यह जो है व्यवस्था हमने कहां से ली है? तो हमने ये संविधान के सोर्स में ये बताया था, संविधान के स्रोत में, कि हमने यह व्यवस्था कनाडा से लिया है। तो आपकी संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? संघीय व्यवस्था आपकी कनाडा से ली गई है। कहां से? कनाडा से ली गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे संविधान के मूल अधिकार कहां के संविधान से प्रेरित हैं? फंडामेंटल राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। किससे? आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से। ठीक, किससे? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? गुड। ठीक, तो अनुसूचियों से भी एक सवाल बना है, यहां भी देख लेते हैं। मैंने बताया था कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान था, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। क्यों बड़ा है? कारण कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये स्टार्ट हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इस समय भारतीय संविधान में 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। बट एज करेंट 26 पार्ट, 463 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल, ये 8 से 12 हो गई, 4 अनुसूचियां इसमें और जोड़ी गई। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक, हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक, कंटेंट्स तो 12 है, कितनी है? 12 है। का कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प सही होगा, 12वीं अनुसूची सही है। ओके, तो 8 के बाद 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। कौन कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो 9वीं अनुसूची भूमि संबंधित कानून से है, 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित से संबंधित है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है और 12वीं अनुसूची में नगरीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था बताई गई है। तो 9वीं भूमि से, 10वीं दल बदल से, 11वीं आपकी है पंचायती राज से और 12वीं नगरीय स्थानीय प्रशासन से संबंधित। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? यहां 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, एक कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। ठीक, क्या है? लैंग्वेज है। हाउ मेनी लैंग्वेज आर कंटेंट इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? टोटल हैं कितनी? 22। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो विकल्प आपका क्या सही होगा? दूसरा, सेकंड वाला, 22 लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं।
संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। ठीक, इसमें जो सबसे इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी जो खासियत है, ये क्वेश्चन कई बार आया है और कई बार आपको कंफ्यूज भी करता है कि इसमें क्या सही लगाएं, क्योंकि इसके सारे विकल्प सही दिखाई देते हैं। ठीक, पहले विकल्प में है सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, सर्जेंट, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड रिपब्लिक, ये है भारत। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर एंड रिपब्लिक, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ये चारों विशेषताएं भी हैं। लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य, ये भी है। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक, इसमें समस्या क्या है, इसमें इस क्वेश्चन का जो मूल मोटो है पूछने का कि आपको जो प्रेम्बल है ये लाइन बाय लाइन याद है कि नहीं, मतलब एग्जैक्ट क्रम में, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? तो जब उद्देशिका मैंने पढ़ी थी, पहली लाइन लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक, विद द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से शुरू होता है। तो सबसे सही विकल्प इसमें सर्वसत्ताधारी, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सर्वसत्ताधारी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसका चौथा विकल्प जो है वो सही होगा। ठीक, वो क्या है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। क्लियर? आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ठीक, यहां भी दो प्रकार से सवाल बनेंगे, अनुच्छेद थे और अनुच्छेद हैं। ठीक, अगर अनुच्छेद थे की बात करता है तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? 26 जनवरी 1950 की। लेकिन अगर ये पूछ रहा है कितने हैं, तो करंट की बात कर रहा है, वो आज की बात कर रहा है। तो जब हम 26 जनवरी 1950 को चलते हैं, तो मैंने पहले ही बताया है कि 395 आर्टिकल, और आज की बात करें तो 463 आर्टिकल। ओके, तो क्वेश्चन में 395 का विकल्प होना चाहिए। जी हाँ, है भी पहला विकल्प 395 आर्टिकल, क्योंकि क्वेश्चन है हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कितने अनुच्छेद थे, वो आज की बात नहीं पूछ रहा है, वो 26 जनवरी 1950 की बात पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या क्या है? ठीक, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि ये यूनियन लिस्ट क्या होती है। ठीक, देखिए, भारत में शक्तियों का पृथक्करण अपनाया गया। क्या अपनाया गया है? शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियां डिवाइड की गई हैं, शक्तियां जो है अलग अलग की गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पावर अलग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर अलग है। क्लियर? तो जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम उसके लिए आपके संविधान में व्यवस्था बनाई गई है 3 सूचियों की। कितनी? 3 सूचियों की व्यवस्था बनाई गई है। एक को कहते हैं संघ सूची। ठीक, संघ सूची। दूसरे को कहते हैं राज्य सूची, और तीसरी कहलाती है समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची। तो ये है यूनियन लिस्ट। ठीक, तो जिन चीजों का वर्णन इसमें होगा, इसके लिए कानून बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट आपकी अथराइज होगी। जिन चीजों का वर्णन इनमें होगा, जिन विषय वस्तु का, उस पर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। और जिनका वर्णन यहां पे होगा, ठीक, ज्वाइंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में, तो यहां पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है, स्टेट गवर्नमेंट को भी है। बट इफ एनी कंडीशन, अगर कोई भी कानून क्लैश करता है, एक दूसरे से टकराता है, एक दूसरे का उल्लंघन करता है, तो वहां पर यूनियन गवर्नमेंट मतलब संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कानून माना जाएगा। ओके, तो इसका उत्तर क्या कि संघ सूची में कितने विषय हैं? प्रश्न यही है। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 ऑफ सब्जेक्ट हैं। किसमें? संघ सूची में। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम। ठीक, भारत में एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का मतलब होता है, एकल नागरिकता
एकल नागरिकता का मतलब है कि भारत का व्यक्ति सिर्फ क्या होगा, भारतीय होगा, उसके पास सिर्फ भारतीय नागरिकता होगी, वह किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ग्रहण कर सकता। अगर वो ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्लियर? ये है एकल नागरिकता। इसमें थोड़ा सा अपवाद है, जम्मू कश्मीर में यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता होती है, तो वहां दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। लेकिन संपूर्ण भारत में क्या है, ये एकल नागरिकता है। और यह व्यवस्था हमने अपनाई है कहां से, इंग्लैंड के संविधान से अपनाई है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। ठीक, यह क्वेश्चन पहले भी आया है बट यहां पर ये थोड़े दूसरे फॉर्मेट में है। ठीक, कभी कभी समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन 2-3 बार था, इसे 2-3 फॉर्मेट में था, मैंने इसे रखा कि भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द कंट्री एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन, यूनिटरी स्टेट एंड कॉन्फेडरेशन। ठीक, राज्यों का संघ है, महासंघ है, एकात्मक संघ है, राज्य मंडल है। तो भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। इंडिया शैल बी नेशन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका पहला विकल्प सही होगा। ओके, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। गुड, ठीक, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी है क्योंकि इसका वर्णन थोड़ा सा कम मिलता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। ऐसा इसलिए किया गया है, देखिए भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोकप्रिय नहीं है, क्या है, पॉपुलर नहीं है। जैसे अभी इस गवर्नमेंट में देख लीजिए तो अरुण जेटली साहब, नो डाउट बहुत से लोगों के बारे में के पास अरुण जेटली की जानकारी है, बट ये अगर लोकप्रिय होते तो शायद जहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा का अमृतसर से, ये जीत गए होते। ठीक, लेकिन ये वहां से चुनाव हार गए, तो ये व्यक्त करता है, ये बताता है कि ये लोकप्रिय नहीं है। मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो दोनों बार लोकप्रिय सदन से नहीं आए बल्कि सेकंड हाउस से आए, राज्यसभा से आए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो गवर्नमेंट में आने के योग्य होते हैं बट जनता तक उनकी नॉलेज की पकड़ नहीं होती, जनता को उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उनका चुनाव नहीं हो पाता। तो एक रास्ता खोला गया है, एक रास्ता ऐसा है, बैकडोर है, ताकि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट अंदर ले सके। और उसके साथ साथ एक कारण और भी है, बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां के लोगों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होना चाहिए बट वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और अगर आते भी हैं तो बहुत कम संख्या में उनकी उपस्थिति होती है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि जो कला, साहित्य, विज्ञान, इन क्षेत्रों से लोग हैं, इनमें से 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर देता है। ठीक, तो यह शक्ति, यह व्यवस्था हमने कहां से कॉपी किया है, आयरलैंड के संविधान से, तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। ठीक, सॉवरेन पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज इन द, तो जो आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द है, ये कहां से लिया गया है या किस देश की देन है, तो यह देन है इंग्लैंड की। कहां की देन है, इंग्लैंड या ब्रिटेन कह लीजिए आप, तो ये ब्रिटेन की व्यवस्था है, इंग्लैंड की व्यवस्था है। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहां से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है, कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया से संघीय सूची ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है। क्लियर, तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्लियर, ऑस्ट्रेलिया। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अब तक के कंपटीशनों में कम से कम 50 बार पूछा गया होगा। कितनी बार, कम से कम 50 बार। क्लियर, तो ये क्वेश्चन
इतनी बार रिपीट हुआ कि लोगों को अब तो याद हो गया होगा, मुझे शायद उत्तर बताने की जरूरत नहीं होगी, बट फिर भी मैं मॉक सॉल्व करा रहा हूं। तो ये लिया गया है आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल द अल्टीमेट पावर लाइंस इन द हैंड्स ऑफ। अंतिम शक्ति, परम शक्ति। आपने उद्देशिका पढ़ी, प्रियम्बल पढ़ी, उसमें लिखा है हम भारत के लोग। अगर संविधान बनाने वाली कमेटी ये लिख रही है कि ये कमेटी किसकी है? भारत की है, तो हम भारत के लोग मतलब वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब जनता। कहां पे है? जनता के हाथों में है। परम शक्ति मतलब अल्टीमेट पावर कहां पे है? पब्लिक के हाथ में है। क्यों? क्योंकि पब्लिक पार्लियामेंट के सदस्यों का चुनाव करती है, जब चाहती है सत्ता में परिवर्तन कर देती है, क्योंकि हर 5 साल बाद पब्लिक को यह पावर मिलता है कि वो नए सदस्यों को चुने, और अगर उसके हिसाब से नीतियां सरकारें नहीं बनाती तो पब्लिक सत्ता में परिवर्तन कर देती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, फिर वही क्वेश्चन रिपीट आया, लेकिन इसका मोड फिर चेंज है कि क्या लिखा है भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में। ये पहले अनुच्छेद की बात कर रहा है। इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या? संघ, राज्यों का संघ है। तो इसका पहला ही विकल्प सही होगा, फेडरल स्टेट विथ यूनिटरी फीचर्स। जी नहीं, ये फेडरल नहीं है, भारत समझौते से नहीं बना है, बल्कि भारत के रियासतों और राज्यों के विलय से भारतीय संघ का निर्माण हुआ था, इसलिए इंडिया यूनियन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? फेडरल है, क्वासी फेडरल है, यूनिटरी है, प्रेसिडेंशियल है। ठीक, तो संघीय? जी नहीं, फेडरल तो कतई नहीं है ये। अर्ध संघीय और संघीवत। ठीक, क्या है? अर्ध संघीय। जी हां, क्वासी फेडरल है ये। पूरी तरह तो फेडरल नहीं है क्योंकि ये यूनियन है, लेकिन क्वासी फेडरल के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी शक्तियां संघ के हाथ में नहीं है, कुछ शक्तियां राज्यों के हाथ में भी हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? व्हाट्स द मेंट बाय सोशल जस्टिस। तो सामाजिक न्याय क्या है? उत्तर में क्या, विकल्प में क्या है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए। जी नहीं, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, न कि सामाजिक न्याय। हाँ, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिले, कतई नहीं, यह भी नहीं होगा। जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। यहां जस्टिस की बात हो रही है। ठीक, सोशलिस्ट की बात नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रही है? सोशल जस्टिस की बात हो रही है। तो जब सोशल जस्टिस की बात होगी तो सामाजिक न्याय कैसे कायम हो सकता है? समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए, तो सामाजिक न्याय कैसे होगा? सामाजिक न्याय होगा इसका तीसरा विकल्प सही होगा, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय आत्मा कहा है। ठीक, यहां मैंने आपको पहले ही उद्देशिका पढ़ाते समय बताया था कि आपकी उद्देशिका को क्या कहा गया है? उद्देशिका आपके संविधान की आत्मा है। क्या है? आत्मा है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना जाता है? उद्देशिका को। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तो यहां पर आपका उत्तर बदल जाएगा। ठीक, यहां पर आपका उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बताया है उन्होंने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपके संविधान के अनुच्छेद कहां दिया गया है? अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के वो क्या बोलते हैं, रिट्स जारी करने का अधिकार है। यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसे बताया था कि ये सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर पूछता है प्रश्न में संविधान की आत्मा क्या है, तो उद्देशिका, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 इसमें है। आर्टिकल 32
तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? ठीक, लोकतंत्र के आदर्श, आपको लोकतंत्र के आदर्श कहां दिखते हैं? लोकतंत्र का आदेश मतलब डेमोक्रेसी की बात करता है, तो डेमोक्रेसी कहां पर वर्णित है? लोकतंत्र शब्द ही दिया गया है आपकी प्रस्तावना या प्रियम्बल में। क्लियर? तो इसका पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मनिरपेक्ष की बात करें मतलब चारों विकल्प इसके पढ़िए एक एक। सेकुलर स्टेट किसे आप कहेंगे? ठीक, निम्न में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाले को, ठीक, धर्म विरोधी दल को, जी नहीं। धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, जी हां, यही विकल्प इसका सही होगा। धर्मों के बीच भेदभाव करने वाला राज्य न हो। आपकी उद्देशिका में शब्द दिया गया है पंथ निरपेक्ष। क्या दिया गया है? पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब ही है धर्मनिरपेक्ष, और इस धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि आपकी जो सरकार होगी वो किसी धर्म को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, उसके नजर में सारे धर्म कैसे होंगे? समान होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ए फेडरेशन, ए क्वासी फेडरेशन, और यूनिटरी, या यूनियन ऑफ स्टेट? तो यहां आपका उत्तर क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट है, ये भारत राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि का शासन की संकल्पना कहां की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज ए स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। विधि का शासन, ठीक, तो विधि के शासन की संकल्पना दी गई है मिस्टर डायसी के द्वारा। किसने दी है? डायसी। डायसी ब्रिटेन का एक राजनीतिक चिंतक है, और इसने जो है इस विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की संकल्पना दी, और इसने नेचर ऑफ जस्टिस की बात की। तो यह संकल्पना कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में भी यह व्यवस्था है विधि के शासन की, तो ब्रिटेन या लंदन या इंग्लैंड से ली गई है, जो डायसी के द्वारा बनाई गई संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? ठीक, ग्रास रूट डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू, मतलब जमीनी लेवल पर कहां से भारत में जो लोकतंत्र है वो उसका सबसे रूट लेवल, सबसे जमीनी स्तर क्या है? तो आप अपने चुनाव सिस्टम को देखें तो सबसे टॉप पे है आपकी लोकसभा, राष्ट्रपति, उसके बाद आपकी विधानसभाएं आती हैं, नगर पालिका, नगर निगम, लेकिन सबसे रूट लेवल पे लोकतंत्र देखने को मिलता है पंचायती राज प्रणाली में। कहां पे देखने को मिलेगा? पंचायती राज प्रणाली में। तो पंचायती राज सिस्टम इसका उत्तर होगा, पंचायती राज प्रणाली इसका उत्तर होगा, तीसरा विकल्प पंचायती राज प्रणाली। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट स्टेट द सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक, तो देखिए एक मुकदमा आया था मिस्टर मुंबई, ठीक, SR मुंबई बनाम मद्रास राज्य। इस मुकदमे में निर्णय दिया गया था कि भारत क्या है, एक भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो है धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद की। ओके, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपके SSC में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, तो इसे थोड़ा सा दिमाग में बैठाइएगा, ध्यान रखिएगा इसका। आगे चलते हैं। सार्वजनीय सार्वभौमिक, ठीक, यूनिवर्सल एडल्ट क्या है? सार्वभौमिक या सार्वजनीय एडल्ट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक कैसा देश है। देखिए, जब आप एडल्ट वोटर की बात करते हैं, वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, तो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कहां मिलती है? लोकतंत्र में मिलती है। तो इसका उत्तर होगा लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। है उत्तर में कहीं? यस, तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा डेमोक्रेसी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तंत्र का अर्थ है, ठीक, एक्टोक्रेसी। एक्टोक्रेसी मीन्स क्या होता है? एक्टोक्रेसी का मतलब है कुछ के द्वारा शासन, राजा के द्वारा शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। यस, ठीक, एक्टोक्रेसी का मतलब होगा मात्र एक व्यक्ति के द्वारा जो है निरंकुश शासन। एक्टोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जहां एक राजा हो,
एक ही व्यक्ति हो या तानाशाह हो, आर्मी हेड हो, चीफ हेड हो, किसी भी ऐसे पद पर हो, लेकिन वह किसी की सलाह पर काम नहीं करता, बल्कि वह पूर्णतः क्या होता है, निरंकुश होता है, एब्सोल्यूट होता है। ठीक, तो ऐसे व्यवस्था को कहा जाता है एक्टोक्रेसी। ओके, आगे चलते हैं। 34, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? ठीक, व्हाट इज द पॉपुलर सॉवरेन? ठीक, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, उत्तर आपका होगा इसमें क्या, जनता के प्रतिनिधियों का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, जनता का प्रभुत्व। तो जब आप लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बात करते हैं तो आप सॉवरेनिटी की बात करते हैं, और सॉवरेनिटी कहां है? मैंने बार बार बताया कि सॉवरेनिटी, लोकतंत्र में सॉवरेनिटी होती है जनता के हाथ में, इन द पब्लिक। तो इसका चौथा विकल्प होगा, जनता का प्रभुत्व होता है और इसमें किसी का प्रभुत्व नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एडॉप्टेड फॉर्म। ठीक, तो अगर आप कहें पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में कहां से लिया गया है, तो मैं ये बता रहा हूं कि भारत में सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला संवैधानिक रूप से देश रहा है ब्रिटेन, और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से ही कॉपी किया है। ओके फ्रेंड्स, तो लगभग मैक्सिमम हमने इस क्वेश्चन स्लॉट में कवर कर लिया है, काफी कुछ आपको इस क्वेश्चन में मिल गया है। मेरी समझ से इससे बाहर अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बाहर से क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं बनते, मैक्सिमम चीजों को कवर कर लिया गया है, और पूरा भरोसा रखिए कि आपके पेपर में इससे बाहर से एक सवाल भी नहीं आएगा। क्लियर? तो जितने लेक्चर्स हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इन्हें बार बार रिपीट करके देखिए ताकि ये क्वेश्चंस दिमाग में सेट हो। ठीक, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, और जब रिपीट होते हैं तो वो कॉमन क्वेश्चन कहलाते हैं, और कॉमन क्वेश्चन अगर गलत हुए तो ये मेरा चैलेंज है कि सिलेक्शन में बाधा आनी तय है। तो रिपीटेड क्वेश्चन कतई ना गलत हो। ठीक, और ये क्वेश्चन जो मॉक में बनाए गए हैं, जो नए नए फॉर्मेट किए गए हैं, ये आपको प्लस करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम लोग इसी कॉन्स्टिट्यूशन को आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, अपने अगले लेक्चर में अगले पार्ट में आएंगे। ओके, थैंक यू।